आज पढ़ते हैं थोड़ा फोर्स के बारे में बेसिक लेवल पे। ठीक है, कि बेसिक लेवल पे फोर्स के बारे में हम क्या समझ सकते हैं, क्या जान सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। फोर्स तो और सवाल एटम्स सब चीज़ वो सब उसका पार्ट है। तो पहला हम क्या देखते हैं, फोर्स। फोर्स है क्या? फोर्स तो पता है ना, नॉर्मल भाषा में यूज़ करते हैं ना हम लोग। फोर्स, ये फोर्स लगाया, वो फोर्स लगाया, करते हैं ना हम लोग। तो फोर्स है क्या? क्या समझती हो फोर्स से? फोर्स एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन स्पेशल टाइप का फोर्स है। नहीं सॉरी, फोर्स पुश एंड पुल है। पुश एंड पुल में लगाते हैं, हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। ये मैंने ईवीएस में पढ़ा था। ठीक है ना। तो फोर्स मतलब होता क्या है? फोर्स मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो हम कोई ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, एक बॉक्स है ऐसे रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेज पे रहेगा। हाँ, ये ऑब्जेक्ट है, कुछ रखा हुआ है। ये अगर मान लेते हैं कि रुका हुआ है, स्टैटिक है, एक टेबल पे रखा हुआ, ठीक है, बहुत गंदी टेबल पे रखा हुआ है। तो ये टेबल पे रखा रहेगा जब तक ये मूव ना करे, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, याद रखना। मैं न्यूटन्स लॉ नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा तुमको आइडिया दूंगा कि एक्चुअली ओवरऑल हो क्या रहा है, ताकि तुमको धीरे धीरे एक आइडिया पड़े। ठीक है, मान लेते हैं कि एक टेबल है, उस पर क्या रखा हुआ है? एक बॉल, एक कोई भी, चलो मान लेते हैं कि एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह का एक बॉक्स रखा हुआ है। तो हम बोलते हैं कि ये इस टेबल पे रखा हुआ है, रुका हुआ है, स्टैटिक है, तो ये रुका हुआ रहेगा। या फिर जस्ट इमेजिन करो कि एक बॉल है, क्या है, एक बॉल। ये मान लेते हैं कि ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये तो मूव कर रहा थोड़ा है। देरी ठीक है, पर गिरेगा, अगर यहाँ पर करता तो जल्दी हिल ठीक जाएगा। है, ये मूव कर रहा है। तो ये मूव करता रहेगा कब तक? जब तक कि इसके ऊपर कोई एक ऐसा फोर्स ना लग जाए। क्या लग जाए? फोर्स। जैसे इस पे अगर जब तक फोर्स ना लगे, ये क्या आ गया? अब ब्रश क्यों यूज कर रहे थे? इसके ऊपर अगर एक फोर्स लग जाए इस डायरेक्शन में, थोड़ा डार्क लूँगा पड़ेगा ना तो दिख नहीं रहा। इस डायरेक्शन में कोई अगर फोर्स लगे तभी ये मूव करेगा। पर या ये तो फिर क्यों है, ये कैसे मूव करेगा? तुम किसी रेक्टेंगल को टेबल पर रखा हुआ नहीं मूव कर सकते क्या ढकेल कर? हाँ कर सकते तब तो कुछ भी फोर्स जब तक ना लगेगा ये मूव नहीं करेगा। और ये जो मूव कर रहा था, जब तक मैं इस पर फोर्स लगाऊँ ना, तब तक ये रुकने की कोशिश नहीं करेगा। नहीं, वो तो रुक जाता है अपने। हाँ, समझो, नहीं रुकता नहीं है वो। अगर फोर्स लग रहा है तभी रुकता, नहीं तो नहीं रुकता वो। नहीं, आपने तो कहा था एक बॉल फेंकते तब वो। हाँ ठीक है, समझो, जब बोल रहा हूँ पहले उस पर ध्यान दो कि कोई फोर्स लगने के कारण ही रुक रहा है वो, अपने आप नहीं रुक रहा है वो। समझ में आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो जब तक फोर्स ना लगे तो मूव करता हुआ चीज़ नहीं रुकेगा, और जो रुका हुआ है वो तब तक मूव नहीं करेगा जब तक उसमें फोर्स ना लगे। ये क्या है? ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। ये क्यों बताया? ताकि मैं थोड़ा सा तुमको आइडिया लगे। क्यों? आइडिया लगे। क्योंकि रियल लाइफ में हम लोग यही देखते हैं अधिकतर ना। तुमने कोई बॉल फेंक दिया या बॉल को रोक दिया, कोई टेबल को घसका दिया, यही देखते हो ना। तो सब वो फोर्स लगा के ही हो रहा है। जैसे मैं मेरा पैर कभी कभी हिलाती हूँ तब वो भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं कि इसको ठीक है, तो क्या बोलता है यहाँ पे, इसको देखते हैं एक बार, थोड़ा पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। लाइक आइजैक न्यूटन जो था वो पहला आदमी था जिसने फोर्स के बारे में बात किया। द ऑब्जेक्ट वुड नॉट मूव देयर बाय डिस्क्राइबिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? ये सब टर्म याद रखना। इनर्शिया, इनर्शिया मतलब क्या हुआ? जो अभी मैंने बताया ना कि वो स्टैटिक है तो स्टैटिक ही रहेगा, और मूविंग है तो मूविंग ही रहेगा। मतलब जब तक हम उसको फोर्स ना देते। हाँ, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना देते। एक्सटर्नल, हाँ। तो वो मतलब वो अपने स्टेट, इनर्शिया मतलब हो गया कि वो अपने स्टेट पे रहना चाहता है। स्टैटिक स्टेट तो स्टैटिक पे रहेगा, मूविंग तो मूविंग पे रहेगा। ठीक है, स्टैटिक स्टेट मतलब रुके रहना। रुका हुआ।
From the smallest atom to the largest star, everything is governed by the four fundamental forces. इसका मतलब क्या है वही तो बोला, inertia एक नेचर है ना. Inertia The object would not move, thereby describing the concept of inertia. अच्छा ये है. माने एक ऑब्जेक्ट जो है रुका हुआ, जैसे ऑब्जेक्ट है ना कोई भी, तो वो उसी स्टेज पे रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया अच्छा जाए. उसको inertia बोलते हाँ, हैं. वो इनर्शिया में है, रुका हुआ. ठीक है. अच्छा तो आपने बोला हाँ एटम्स का मतलब क्या होता है? एटम्स आ रहा हूँ. इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पढ़ रही थी ना वो आपने दिया, उसमें बहुत सारे एटम्स आ हाँ, रहे थे, समझ आ रहा है. वोल्टेज आ ठीक रहे है. थे, मुझे वो सब नहीं. तब यहाँ देखो ध्यान से, फ्रॉम स्मॉलेस्ट एटम टू द लार्जेस्ट स्टार. स्टार तो पता है. हाँ तारे. एटम समझ लो कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. हाँ जो सबसे छोटा तुम देखो, उससे भी छोटा होता है, लेकिन अभी एटम पे ही रुको. ठीक है, कि एटम जो सबसे छोटे छोटे जो पार्ट, जिस चीज़ से सब बने हुए हैं ना, मॉलिक्यूल होते हैं, उस मॉलिक्यूल जिससे बने हुए एटम होते हैं, उस एटम के अंदर में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन होते हैं. हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीज़ें होती हैं उसमें. प्रोटॉन मैंने सुना है, न्यूट्रॉन थोड़ा बहुत सुना हाँ, है. तो ठीक है, तो आगे आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा. अभी तो खाली हवा में लो, हाँ ये चीज़ें होती हैं. एवरीथिंग इज गवर्न बाय फोर फंडामेंटल फोर्सेस. ये बोल रहा है कि फोर फोर्सेज ऐसे हैं फंडामेंटल, जिसपे हमें फंडामेंटल मतलब मेन, गवर्न बाय फोर फंडामेंटल फोर्सेस. ठीक है, फोर फंडामेंटल फोर्सेस है. उसका नाम क्या है देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स. फंडामेंटल मतलब जितने भी चीज़ें तुम आसपास देखती हो ना, जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ फोर्स उसमें काम कर रहा है. हाँ. तो उसमें चार फंडामेंटल फोर्स है, वही चारों काम कर रहे हैं. हाँ मतलब हर चीज़ में वही चारों हैं. या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा. चारों में से यही चार काम कर रहे हैं. मेन नहीं, यही है. तो क्या क्या है? पहला देखो ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तीसरा है न्यूक्लियर वीक फोर्स. और चौथा है न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स. ये चार टाइप के फोर्सेस हैं जो कि मेनली काम कर रहे हैं, और दुनिया में ऑलमोस्ट हर चीज़ तुमको इन्हीं फोर्सेस के कारण ही तुमको मूव करता हुआ या एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है. उसी कारण है, वही फोर्स मेन है, हीरो. ठीक है. फिर क्या बोलता है कि इफ़ एनी ऑफ दीज, ठीक है, if any of these were taken away with the possible exception of weak force, the universe as we know it would be unrecognizable. मतलब मैं भी नहीं चल पाती. मतलब ये बोल रहा है कि जो चार फोर्सेस है ना, हाँ. इन चार फोर्सेस में खाली ये वीक फोर्स जो है, कौन सा? ये वाला जो थर्ड नंबर मैंने बोला, न्यूक्लियर वीक फोर्स, इसको अगर थोड़ा देर के लिए हटा भी दे, तो बाकी फोर्स अगर हट गया, क्या कोई भी एक फोर्स हमने गायब कर दिया, चाहे न्यूक्लियर फोर्स, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चाहे ग्रेविटेशनल, तो दुनिया जिस तरह तुमको दिखती है ना, वैसी रहेगी नहीं है. एक भी हट गया, एक भी इसमें से कुछ गायब हो गया तो सारे के सारे जो चीज़ जिस तरह तुमको दुनिया दिख रही है, दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी. और ऐसी बदलेगी, पता नहीं कैसी होगी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. पर जैसे दिख रही है अभी, जैसी है वैसी नहीं रहेगी. ठीक है, उतना पता है हमको. तो फिर क्या बोलता है, आगे बोल रहा है कि ग्रेविटी कीप our feet firmly on the floor and tether the planets into orbit around the stars. क्या बोल रहा है ये कि हमारा हम जो अर्थ है ना, उस पर जो हम खड़े हैं, वो सिर्फ ग्रेविटी के कारण ही खड़े हैं. ग्रेविटी. और ग्रेविटी होता क्या है? ग्रेविटी वो उसको होल्ड करता है. ग्रेविटी है हम में और जो अर्थ है, इनके बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं. मतलब समझो इसको इस तरह लो कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और अर्थ यहाँ है, तो हम दोनों के बीच में क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इसको आप स्पेस में हो. इसी को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ये जो हम खड़े रहते हैं ना अर्थ में, हम यहाँ पर खड़े, हम अगर गोल घूमती है तो हम तो गिर जा सकते हैं, तो उसको ही वही ग्रेविटी संभाल कर रखती है ताकि हम नीचे स्पेस से गिरे ना. तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स समझो, ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कोई भी दो चीज़ रखा हुआ है, मान लेते हैं एक मान लेते हैं कि एक बॉक्स रखा हुआ है और यहाँ पे तुम खड़ी हो. ठीक है, तो इसमें भी वेट है, मास है,
समझे? हाँ, वेट क्या होता है, मास क्या होता है, बाद में हम लोग बात करेंगे। अच्छा। जस्ट इमेजिन करो कि इसमें मास है, जैसे तुम्हारा वजन है ना, हाँ। वैसे इसका भी कुछ वजन होगा हाँ। और तुम्हारा भी है। तो तुमने क्या कर रहे हो, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। तुम इसको अपनी तरफ खींच रहे हो और ये तुमको अपनी ओर खींच रहा है। रस्सी से नहीं, एक फोर्स है जो खींच रहा है एक दूसरे को। बट ये फोर्स इतना छोटा सा है, इतना स्मॉल है कि तुमको मालूम ही नहीं पड़ता, इसलिए ये बॉक्स तुमको अपने आप नहीं खींच पाता है। जैसे मैं जब वो चेयर से जा रही हूँ तो ये भी एक फोर्स हुआ। सबको एक दूसरे को खींच रहा है, सब कुछ। इस रूम में जो भी है, टेबल, कुर्सी, चेयर, कंप्यूटर, एसी, जो तुमको दिख रहा है, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं भी एक दूसरे को खींच रहा हूँ। सबको एक दूसरे को खींच रहा है। मान लीजिए ये रूम है, इसमें तुम बैठे हो, यहाँ पे मान लेते हैं कि फ़ैन चल रहा है, वो भी तुमको खींच रहा है। यहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है, वो भी तुमको खींच रहा है, और तुम उसको खींच रहे हो। ठीक है, सब चल रहा है ऐसे कनेक्शन। ये अच्छा खाली तुम में नहीं, ये टेबल जो है, ये टेबल और कंप्यूटर भी आपस में खींच रहा है। ये पंखा और ये कंप्यूटर भी आपस में दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर वो जा नहीं पाते, पर अट्रैक्ट कर सकते। जा नहीं पा रहे, क्यों? एक ही कारण है, अभी बताया ना मैंने, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है ये फोर्स। अच्छा, पर कभी कभी हम चले जाते हैं, हम लिविंग थिंग ही जा सकते हैं, नहीं तो अगर ये भी कोई नहीं, तुम चल के जा रही हो थोड़ी ना, तुमको खींच रहा है तब जा रही हो। वो तुम चल के गई ना, उसने तुम्हें खींच तो नहीं लिया कि हवा में उड़ के तुम पहुंच गए उसके पास। ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि फोर्स बहुत छोटा है, लेकिन वो फोर्स है। समझो बात को। जैसे कहते हैं ना कि हम कभी रूम में, इसको इस तरह समझो कि रूम में हमने लाइट जलाई, हाँ। इतना कम लाइट कि हमें कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा। लेकिन हम ये तो बोल सकते हैं ना कि अंधेरा नहीं है, थोड़ा ही लाइट है, ज़ीरो लाइट तो नहीं है ना। लेकिन हाँ, तुम ये बोल सकती हो कि लाइट इतना कम है कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो हम मतलब वो लाइट हो चाहे ना हो, दोनों बराबर है, यही ना बोलेंगे हम। हाँ। समझो इस बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एक कमरा है, बड़ा सा कमरा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, तुम यहाँ बैठी हुई हो, ठीक है, ये एक कमरा है। यहाँ पे मैंने एक क्या किया, एक बल्ब यहाँ लटका हुआ है, एक बल्ब है। अब मान लेते इस रूम में पूरा अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा, हमने एक बल्ब जलाया, पर ये बल्ब इतना कम है, इतना कम रोशनी है कि कुछ, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा। जैसे कभी कभी हमारा जो है, मैं एक स्पीड में चलाती हूँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ। तो बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। बट अगर मैं ये बोलूँ, अब मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ कि मैंने बोला नो लाइट इन द रूम। अब ये बताओ, ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि हम बोल सकते हैं क्योंकि लाइट है, पर इतना कम है। हाँ। बट इसको ये नहीं बोल सकते। ठीक है, रुको, जो क्वेश्चन कर रहा हूँ केवल उसी पे फोकस करो। स्टेटमेंट क्या है? नो लाइट इन द रूम। ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 आया कि देयर इज लाइट बट आई, मैंने तुम एक पर्सन जो है, आई कैन नॉट सी एनीथिंग। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। तुमने अपना एक्सपीरियंस बताया कि हाँ भाई लाइट तो है बट मैं कुछ देख नहीं सकती, ये ट्रू बोल रहा है। इन द सेम वे, तो मतलब ये लाइट तुम्हारे नज़र में ना के बराबर है ना। तो अब स्टेटमेंट 3 जो क्या है, स्टेटमेंट 3 प्रैक्टिकली, ठीक है, देयर इज नो लाइट। प्रैक्टिकली मतलब मेरे हिसाब से, प्रैक्टिकली मतलब जो यूजफुल हो, यूजफुल नेचर में, हाँ तुम्हारे अनुसार, हाँ। ये जो यहाँ पर अंदर से बैठी है उसके अनुसार। तो ये बताओ, ये फॉल्स है कि ट्रू है? ट्रू। ये ट्रू है। इस चीज़ को समझो, 3 चीज़ मैंने दिया। पहला क्या दिया कि, अरे ये कैसे पहला क्या दिया कि आपने बोला कि देयर इज नो लाइट इन द रूम, तो ये फॉल्स है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रहा हूँ कि देयर इज लाइट बट आई कैन नॉट सी, ये ट्रू है। हाँ। तो मैंने फिर स्टेटमेंट चेंज कर दिया कि प्रैक्टिकली देयर इज नो लाइट। देखो, एक स्टेटमेंट 1 में क्या था कि वो बोला कि लाइट नहीं है, तब तुमने क्या बोल दिया? फॉल्स। दूसरे में बोला कि मैं देख नहीं सकती, और तीसरा में फिर मैंने सेंटेंस चेंज कर दिया, स्टेटमेंट 1 को मैंने फिर से मॉडिफाई कर दिया कि प्रैक्टिकली देयर इज नो लाइट। तो तुम क्या बोलोगे? स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। नो लाइट और प्रैक्टिकली नो लाइट में बहुत फर्क। मतलब कि नो लाइट मतलब कि लाइट है ही नहीं,
मतलब और प्रैक्टिकली नो लाइट, नहीं हाँ, की है। और प्रैक्टिकली देयर इज नो लाइट, मतलब कि हम लाइट चालू है है। बट वो मेरे किसी काम का नहीं आ रहा, मैंने इतना कम है। हाँ समझ गई? एक ये बिंदु। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इन द सेम वे ग्रेविटी में भी यही हो रहा है कि एक दूसरे को हम अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, हाँ बट प्रैक्टिकली वो इतना स्मॉल है कि हम खींच नहीं पाते, नहीं तो वरना हम चिपक जाएंगे। हाँ अगर बेग होता तो हम चिपक जाते। हाँ, तुमने कभी देखा है कोई दो चीज़ को चिपका हुआ? ये मैंने ऑब्जेक्ट तुमने देखा है? हाँ देखा है कभी जो कभी। तुम ज़मीन पे बैठी हुई हो ना अभी हाँ। अर्थ पे, तो यहाँ पे फोर्स जो है तुम्हारे और अर्थ के बीच में इतना स्ट्रांग है कि उसने तुमको खींच के रखा है। इसको इस तरह समझो, तो अर्थ है, अर्थ का सरफेस है ये, हाँ ठीक है, और तुम यहाँ पे बैठी हो, खड़ी हो, हाँ, और चारों तरफ क्या है? आसमान है। ये पृथ्वी क्या है? मूव कर रही है और रोटेट भी कर रही है। पढ़ाया था ना मैंने हाँ, हाँ, कि रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व। रिवॉल्यूशन भी दे रही है, रिवॉल्व भी कर रही है अर्थ के अकॉर्डिंग। रोटेट कहाँ करते हैं हम लोग? सेंटर पे, अपने एक्सिस पे करता है अर्थ, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट। अराउंड सन Sun. इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है। तो अब ये बताओ, तुम तो छूट जाने चाहिए थे ना, हाँ ये अर्थ आगे निकल जाता, तुम वहीं रह जाती। नहीं मैं उड़ जाती ऐसे। कहीं भी तुम छूट जाती ना, वहाँ पे अर्थ हाँ। तो आगे निकल जाता। हाँ। तुम मूव कर रहा है, हाँ। तुम तो नहीं मूव कर रहे। लेकिन तुम्हारे और इसके बीच में, अगर जूम करूँ मैं, तुम्हारे और इसके बीच में एक फोर्स लगा हुआ है जो मुझको चिपका के रखता है। जो तुमको पकड़ के रखा हुआ है। अब सोच के देखो, इसी अर्थ को दूसरा तरीके से लो, इसी अर्थ को दूसरे तरीके से लो। और खत्म हो गया। इसमें एक पेज खत्म हो गया क्या? हाँ, ठीक है, इसी को इस तरह लो, समझो बात को। मान लेते कि इस अर्थ का दूसरा पार्ट है ये, इसका लोअर वाला पार्ट होगा ना कुछ, हाँ, ठीक है। अब मान लेते कोई इंसान यहाँ खड़ा है, तो ऐसे खड़ा रहेगा ना, समझो बात को, हाँ, उल्टा। हाँ, हाँ, अब उल्टा नहीं होता, ये भी याद रखना। तुम्हारे नज़र में वो उल्टा है, उसके नज़र में तुम उल्टा हो, याद रखना। हाँ। तो कुछ देर के लिए मान लो कि वो भी यहाँ खड़ा है, कोई इंसान यहाँ खड़ा होगा ऐसे, ठीक है, कोई इंसान यहाँ खड़ा होगा, ऐसे ही है ना सब। हम कहाँ है, ऊपर कि नीचे? ऊपर नीचे कुछ नहीं है इसमें, तुम जिसको भी ऊपर बोल लो, जिसको भी नीचे बोल लो। ऊपर अच्छा नहीं क्योंकि बोलना। वो रोटेट और रिवॉल्व कर। ऊपर नीचे हम इसका कारण है, हम नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी कुछ देर के लिए मान लो कि एक साइड को ऊपर मारो तो दूसरा साइड नीचे से नीचे हो गया, ठीक। और दूसरे को तुमने नीचे बोला तो पहला वाला ऊपर हो गया। तो मान लेते कि इस तरह खड़े हैं, तो ये तो फिर छूट जाना चाहिए ना, ये तो फिर बोलेंगे ना हम लोग कि भाई ये पृथ्वी आगे निकल गई और ये जो बेचारा लटका हुआ यहीं रह गया, ये भी यहीं रह जाएगा, और ये ऐसे गिर गया है। ये सब यहीं रह जाएगा। तो अब यहाँ काम क्या कर रहा है, इसको भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ किसके बीच में है? बिटवीन अर्थ एंड मी। अर्थ एंड पर्सन, ठीक है। पर यहाँ पे ये क्या स्मॉल है? यहाँ पे फोर्स क्या है? बिग। स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा क्या हो गया कि अभी सर आप बोले कि हमारे जो घर में मेरे बॉक्स रखा हुआ था उसमें और मुझ में फोर्स उतना स्ट्रांग नहीं है, बट अर्थ और मुझ में स्ट्रांग है। यहाँ पे स्मॉल बोला और यहाँ पे अपने स्ट्रांग बोल दिया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स और वो न्यूटन वीक फोर्स है, न्यूक्लियर। दोनों जगह ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, दोनों जगह ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम कर रहा है। मैंने कुछ और फोर्स का भी यूज़ ही नहीं किया अभी तक। ओके। मैंने कहा कुछ और फोर्स के बारे में बात किया अभी तक। ग्रेविटेशनल फोर्स ही हो रहा है ना। मैंने क्या बोला कि अर्थ और पर्सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, और यहाँ भी इस टेबल, इस बॉक्स और तुम में भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो हाँ ये हाँ तभी ऐसा क्यों हो गया कि एक जगह स्मॉल हो गया और एक जगह बिग और स्ट्रांग हो स्ट्रांग हो गया? गया? क्यों ये वीक लिख दीजिए ना। क्या ऐसा? स्मॉल चलो यहाँ पे वीक कर देता हूँ, सही बोली। क्योंकि स्ट्रांग को भी नहीं, वीक ही होता है, स्मॉल नहीं होता। मैंने ऐसी गलती कर दिया, ठीक है। एक स्ट्रांग है, एक वीक है। अब मुझे ये बताओ, ऐसा क्या चीज़ तुमको डिफरेंट दिख रहा है? खुद दिमाग लगाओ। यहाँ पर देखो, तुम तो कॉमन हो, तुम यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, तो ऐसा क्या डिफरेंस आया? दोनों
सिचुएशंस में? वीक सिचुएशन में और स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में क्या डिफरेंस दिख रहा है तुमको? क्या ये उस पे वेट के निर्भर करता है? मैंने क्या डिफरेंट है? देखो यहाँ भी है ना, यहाँ पे तुम थी और बॉक्स था, और यहाँ कौन है? तुम और अर्थ ई। तो ऐसा क्या डिफरेंस दिखा तुमको कि एक जगह स्ट्रांग हो गया और एक जगह वीक है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो हाँ, कि एक जगह वीक है, एक जगह स्ट्रांग है। वीक हाँ, वाले में तुम और एक घर में रखा हुआ टेबल है, हाँ, और दूसरी जगह एक जगह स्ट्रांग जहाँ पर वहाँ तुम हो और अर्थ है। तो ऐसा क्या डिफरेंस हो गया दोनों में कि एक जगह अर्थ वाले केस में स्ट्रांग हो गया और बॉक्स वाले केस में वीक हो गया? अर्थ भी तो एक लिविंग थिंग है ना। लिविंग नॉन लिविंग की बात नहीं हो रही, सभी में अट्रैक्शन है। मुझे नहीं पता। सोचो यहाँ पे स्ट्रांग क्यों हुआ और यहाँ वीक क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हमारे से स्ट्रांग चाहिए हमें, ताकि वो स्ट्रांग हो जाए। स्ट्रांग चाहिए, मैं खाली बोल रहा हूँ दोनों सिचुएशन में। सिचुएशन 1 है ये, इसमें बॉक्स एंड यू है। सिचुएशन 2 है जिसमें अर्थ एंड यू है। तो क्या चीज़ चेंज हुआ है यहाँ पे खाली? अच्छा, अरे क्या बदला? एक जगह तुम और बॉक्स था और एक जगह तुम और अर्थ हो, क्या चेंज हुआ? अरे इडियट, बॉक्स और अर्थ चेंज नहीं हुआ क्या? ओह हाँ, दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तब तो तुमको नहीं मालूम पड़ रहा? दो सिचुएशन में तुम कॉमन हो, हाँ, तो क्या चीज़ बदल गया वहाँ पे? बॉक्स और अर्थ। तब तो वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या बदल गया वहाँ पे? बॉक्स की जगह क्या आ गया? अब अर्थ आ गया। तो अर्थ के केस में क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया। और बॉक्स के केस में क्या था? वीक था। अब बताओ, एक बॉक्स घर में रखा हुआ बॉक्स है और अर्थ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बॉक्स वीक है, अर्थ स्ट्रांग है। ऐसा नहीं, वो फोर्स के एस्पेक्ट पर नहीं पूछ रहा हूँ। अब जनरली तुम्हारे घर में एक बॉक्स रखा हुआ है, हाँ, और पूरे पृथ्वी जो है, इन दोनों में क्या डिफरेंस तुमको दिखता है? मुझे लगता है कि पृथ्वी सब लोगों को रखे हैं। साइज में क्या डिफरेंस है दोनों के? साइज, हाँ, उनके साइज में डिफरेंस है कि तू शायद इतना बड़ा, अर्थ तो इतना। अर्थ का वेट ज़्यादा है कि बॉक्स का वेट ज़्यादा होगा? वही तो बोल रही, वेट है ना? के निर्भर। तो मेन ये प्रॉब्लम जो आया है, वेट के कारण आया है। जितना ज़्यादा वेट होगा, मैंने स्टार्टिंग में वेट बोला था। ठीक है, जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो जो यहाँ पे जब तुमने बोला ना यहाँ पे कि मैं और बॉक्स को खींच रहे हैं, टेबल फैन और कंप्यूटर आपस में सब खींच रहा है, तो इनका वेट इतना कम है कि वो उस जो फोर्स है इतना वीक होता है कि मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन फोर्स है बीच में उनके। नहीं, मतलब है उनका वेट, बट अर्थ तो बहुत ज़्यादा है। अर्थ का वेट इतना ज़्यादा है कि वो तुमको खींच सकता है। 1 mg में। खाली अर्थ नहीं, तुम अगर वहाँ भी जाओगे ना, क्या कहते हैं इस पे, मून पे, तो वो भी तुमको खींचेगा। लेकिन मून तो भी क्या है, छोटा है, अर्थ से छोटा है ना मून, तो वहाँ पे फोर्स कम रहता है। हाँ, इसलिए हम उड़ जाते हैं। इसलिए हम ज़्यादा उछल सकते हैं। क्यों? हमने उछला तो वो उतना पावरफुल नहीं था, इसलिए अर्थ पे मान लेते मैं 1 फीट कूद पाता हूँ, तो मून पे मैं 5 फीट कूद सकता हूँ, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया। जो पुल, इसको बाद में आगे डिस्कस करेंगे, अभी रहने दो, ठीक है? तो कुछ क्लियर हुआ दिमाग में? हाँ, कि हम ओवरऑल क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, इसको ठीक है। तो क्या समझे हम अभी तक? अच्छा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और वही अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सम अदर ऑब्जेक्ट, खाली तुम नहीं, टेबल कुर्सी को भी तो खींच के रखा है ना अर्थ ने। हाँ, एकदम। तो जो भी फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सम अदर थिंग रहेगा उसको ग्रेविटी बोलते हैं। उसको, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को एक स्पेशल नाम दे दिया गया, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। अच्छा, तो ग्रेविटेशनल से ग्रेविटी बना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसको बोलते हैं फिर? द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। ग्रेविटी किसको बोलते हैं? द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सम ऑब्जेक्ट, उसको ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है। तो ग्रेविटी, इसी को इसलिए बोलते हैं ग्रेविटी कीप्स आवर फीट फर्मली ऑन द फ्लोर। तो ग्रेविटी क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे सर,
एक डाउट है ये कि जो मून है मतलब जो अर्थ है वो मून को क्यों नहीं खींचता? खींच रहा है उसको भी खींच रहा है, उसको भी खींच रहा है वो, ऐसा नहीं कि नहीं खींच रहा है वो। लेकिन जैसे हम लोग इसको इस तरह समझो कि जस्ट इमेजिन करो कि एक मैं और लेता हूँ, इसी को ले लो। इसमें जगह नहीं है। जगह नहीं है, सब आ जाएगा। देखो जैसे ये है, मान लेते ये अर्थ है और यहाँ मान लेते मून है, ठीक है। ये क्या है? अर्थ। ये क्या है? मून। तो ये आपस में खींच रहे होंगे एक दूसरे को, तो भाई तब तो मून अर्थ पे आके टकरा जाना चाहिए। हाँ। तो लेकिन और भी तो प्लैनेट्स हैं दुनिया में, बहुत सारे हैं ना, वो लोग भी तो मून को खींच रहे हैं अपने तरफ। तो क्या हो गया कि जैसे मान लेते कि तुम एक ये है, तुम पकड़ो इसको, एक बॉटल तुम खींच रहे हो, तो तुम्हारे पास चला जाना चाहिए ना। हाँ। तो मैंने देखो अपोजिट में फोर्स लगाया हुआ है, तो देखो यहाँ पर रुका हुआ है, ये तो रुक गया ना, हो गया ना, ये बॉटल रुक गया बीच में। क्यों? क्योंकि मैंने भी खींचा हुआ है, तुमने भी खींचा हुआ है। अर्थ से भी वेटेड कोई और प्लैनेट्स है? बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, वो लोग भी तो खींच रहा है एक दूसरे को, सब एक दूसरे को खींच रहे हैं। समझ लो कि एक तरह, इसको इस तरह समझो, ये एक जाल है, समझो कि इसको मैं इस तरह से बताता हूँ कि मानते हैं अर्थ है, अर्थ तो कोई बहुत छोटा चीज़ है अर्थ। हाँ, ठीक है, अर्थ है, यहाँ मून है, और भी तो बहुत सारी चीज़ ब्रह्मांड में दुनिया में है। हाँ। तो सभी एक दूसरे को खींच रहे हैं ना, दिक्कत तो ये है, समझो। ये क्या आ गया? ठीक है, तो सभी के बीच में अट्रैक्शन है, ये भी इसको खींच रहा है, मून को ये खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, अर्थ भी इसको खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, सब एक दूसरे को खींच रहे हैं ना। तो लास्ट में क्या हुआ यहाँ पे कि मून यहाँ अटक गया आकर, समझ में आया कि मून यहीं तक रह पा रहा है। मून अर्थ बोलता है कि भाई मैं और खींच लूँगा तुमको, तो बाकी लोग बोलते हैं अबे ऐसे कैसे खींच लोगे यार, हम लोग भी तो पकड़े हुए हैं इसको। हाँ, फिर मून ये लोग बोलता है कि मैं, ये कोई दूसरा प्लैनेट होगा, तो जस्ट इमेजिन करो, ये बोलता होगा कि मैं मून को खींच लूँगा, तो अर्थ बोल रहा है तुम कैसे खींच लोगे, मैं भी पकड़ा हुआ हूँ ना। तो ये बोलता है रुको मैं खींच लेता हूँ, तुम कैसे खींच लोगे, हम लोग पकड़े हुए हैं ना। तो सब एक दूसरे को पकड़े हुए हैं और सब लाके फंस गया लास्ट में, और इसलिए और सब वो फिक्स हो गया। समझ में आ रहा है बात को? पर वो गोल गोल घूमते जाता था कि उनका नॉट। हाँ ठीक है, घूम सकते हैं सभी। मैंने क्या हुआ, तुमने बॉटल पकड़ा, मैंने पकड़ा, तो हम लोग रोटेट कर सकते हैं ना। भले बॉल तुम्हारे पास भी नहीं जा रहा, मेरे पास भी नहीं जा रहा है, लेकिन रोटेट तो कर सकते हैं ना हम लोग। वही है, क्लियर हुआ ये बात कि क्यों नहीं वो खींच पा रहा है? छोटा सा है, छोटा सा। क्लियर? अब बताओ, तो समझ में आए? ग्रेविटी कीप्स आवर फीट फर्मली ऑन द फ्लोर एंड द प्लैनेट्स इनटू द ऑर्बिट अराउंड द स्टार्स। समझ में आ रहा है? तो ये प्लैनेट भी जो तुम्हारे दिख रहा है ना आसपास, सब इसी कारण से ही रुके हुए हैं, वरना सब आके चिपक जाते ना तुमसे। सारे मून भी तुम पे आके गिर जाता, बाकी प्लैनेट्स पे आके गिर जाता, लेकिन सब एक दूसरे को बैलेंस किए हुए। आगे क्या बोलता है? Whenever, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ये नहीं, अच्छा नहीं है। ये अच्छा ही है। ये अच्छा है। ठीक है। Whenever ये भी अच्छा नहीं है, डार्क कलर हो जा रहा है। अरे देखो, whenever there is matter there is gravity। क्या बोला इसने? मैटर। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना उसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, मैटर, ग्रेविटी, ठीक है। अब मैटर किसको बोलते हैं? मैटर उसको इस तरह समझ लो कि जो मास है ना, जिसके कारण तुम्हारे अंदर वेट है। दो चीज़ें होती हैं, एक वेट और एक मास, दोनों अलग चीज़ें हैं। वेट क्या है? फोर्स है, एक तरह का फोर्स चेक कर रहा है, वो मास नहीं है तुम्हारे अंदर। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जैसे तुम्हारा कोई साइज है, तुम्हारे अंदर कुछ सब्सटेंस भरा हुआ है बॉडी में, मेरे अंदर भी है, इस चेयर में भी है, सब में अपना अपना एक मास है ना। मास से वो वेट बनता है। हाँ, मास से ही वेट बनता है। समझ में आया? मास से ही वेट बनता है।
बिल्कुल सही बोली। और वेट कोई फिक्स चीज़ नहीं है। ये तुम्हारा वजन कितना है अभी? 22 kg है ना? हाँ। तो ये हम लोग बोलेंगे योर वेट इज 22 kg ऑन अर्थ। तुम अगर वहाँ जाओगी मून पे ना, तुम्हारा वेट कम हो जाएगा। और जब मैं स्विमिंग पूल में जाती हूँ ना, थोड़ा वेट ऐसा हल्का लगता है मेरा। वो अलग चीज़ है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक। वो अलग अलग फोर्स से काम करता है, इसलिए लगता है। लेकिन सोच लो, पर कॉन्सेप्ट वही है। हाँ। इस चीज़ को याद रखना। पर एक बात समझो, मैंने क्या बोला, अर्थ पे तुम्हारा वेट जितना है, मून पे उससे कम वेट हो जाएगा। अच्छा। ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हाँ सर। पर तुम तो वही हो। हाँ, मैं तो यानी वही हूँ। मास सेम है, तुम चाहे पृथ्वी पर रहो, अर्थ पे रहो या फिर मून पे रहो, हाँ। मास सेम था दोनों में। जो तुम हो वही ना, तुमको अच्छा, मून पे मेरा ले गए। रियल वेट हमेशा वही रहेगा। रियल वेट नहीं, रियल मास। रियल मास। मास सेम है, लेकिन वेट बदल जाता है। वेट क्या होता है पता है? वेट सिंपली ये है कि ग्रेविटी तुमको कितना पावर से खींच रहा है। मुझे तो लगा था मतलब मास, अब मैं जो सोचती हूँ उसके बराबर मास मेरा वेट है और वेट मेरा मास है। पर क्या होता है ना कि हम लोग चूंकि अब तो हम लोग प्लैनेट किसी और प्लैनेट पर जा नहीं रहे हैं, नहीं। तो हमने क्या किया, जो हमने वेइंग मशीन जो बनाया ना, ये देखो मास मशीन नहीं है, वेट करने वाला मशीन है। कितना फोर्स लग रहा है। तो चूंकि हमने इसी से ही कोरिलेशन निकाल लिया कि इतना फोर्स लग रहा होगा तो इसका मास इतना होगा। तो तुमको ठीक बता रहा है, वो गलत नहीं बता रहा है। लेकिन याद रखना, मैंने क्या बोला कि तुम जब अर्थ पे हो तो तुम्हारा अलग वेट दिखाएगा, और तुम अगर वही मास मून पे चले जाओगी तब तुम्हारा वहाँ पे वेट अलग हो जाएगा। मार्स में भी चले जाओगी, कहीं हर जगह जाओ, हर जगह अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है। मैंने क्या बोला, मून का ग्रेविटी क्या है, कम है। हाँ, अगर मैं 5 फीट जंप करती हूँ तो 5 तो मैं 25 फीट जंप कर लूँगी। समझो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है, मुझे नहीं मालूम कितना फिट वहाँ पे होगा, लेकिन ज़्यादा होगा। समझ में आया? तो ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके पास कम है, अर्थ का ज़्यादा है। तो तुमको अर्थ ज़्यादा खींच रहा है अपनी तरफ, तो तुम उस वेइंग मशीन पे खड़े होते हो, तुम ज़्यादा दबा रहे हो उसको। समझिए? हाँ। मून पे क्या होगा, तुमको वो कम खींच रहा है, तो तुम जब वेइंग मशीन पे मून पे खड़े हो गए तो तुम कम दबा रहे हो वेइंग मशीन को। हाँ, कि मैं खुजलते ही रहूं। तो मतलब क्या हो रहा है? तो मेन क्या इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे है, मैटर, जिससे तुम्हारा मास बन रहा है। अच्छा। तो तुम्हारे अंदर क्या चीज़ है? तो वेन एवर देयर इज मैटर देयर इज ग्रेविटी। अगर मैटर नहीं रहा तो ग्रेविटी नहीं आ सकती, खत्म, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं काम करेगा। इसका मतलब मैटर खत्म, ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म, ग्रेविटी खत्म, और हम भी मून की तरह बन जाएंगे। हाँ, तो इसलिए मैटर होना चाहिए, उन्हीं के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलता है। क्या सर? हाँ? क्या अर्थ में ही सबसे ज्यादा ग्रेविटी है? नहीं, और भी है। और भी जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो अर्थ से भी ज़्यादा बड़े हैं, उनमें ग्रेविटेशनल और खतरनाक है। वहाँ हम लोग जाएंगे तो शायद खड़े भी ना हो पाए, कुचल देगा हम लोग को, खींच लेगा ज़मीन में, लेटा देगा ऐसे कर। ठीक है, चलो। वेन एवर देयर इज मैटर देयर इज ग्रेविटी, एंड विदाउट इट द यूनिवर्स एज वी नो इट कुड नॉट एग्जिस्ट। अगर जो यूनिवर्स हम देख रहे हैं ना दुनिया में, सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, ये वो सब के सब खत्म हो जाएगा अगर ये मास नहीं रहेगा, मैटर नहीं रहेगा उसमें। मैटर नहीं रहेगा, मास नहीं रहेगा, क्योंकि मास के कारण ग्रेविटी है ना। अब ग्रेविटी नहीं रहेगा, सब उड़ जाएगा ना, एक दूसरे से दूर भाग जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मैटर वुड नेवर हैव कंडेंस टू फॉर्म द फर्स्ट स्टार आफ्टर बिग बैंग। छोड़ो, इसे हटाओ। ये तो हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दिया, बता दिया। ठीक है, तो आज हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ही इतना ही दिमाग में रखते हैं, और आगे का बाद में पढ़ेंगे, कल जब भी पढ़ेंगे तो इसको हम बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे। इतना कुछ समझ में आया दिमाग में? तो इसको अब यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो।